हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए पार्ट 1, देखिए क्या पार्ट 1 जो कि पहला पार्ट है, पार्ट 1 बीए तृतीय वर्ष सेमेस्टर का फिफ्थ समाजशास्त्र। सब्जेक्ट क्या है? सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर सहित लेके आया हूँ, जो कि PYQ है। क्या है? PYQ। ठीक है, तो हमने कराना कर दिया स्टार्ट PYQ। आप सभी का एग्जाम आ गया है, इसलिए हमने PYQ स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग हमारे चैनल पर पूरा आप PYQ देख लेंगे, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे संबंधित उसी से संबंधित होते हैं। जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने इंक्लूड कर रखा है। तो लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो सारा का सारा हमने पूछा गया है, या फिर जो पूछा जाने वाला है, या फिर जो बहुत बार पूछा है, उस सबको इंक्लूड कर रखा है। तो जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो बच्चों को ध्यान देना होगा। इन्हीं क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और मैक्सिमम नंबर आप गेन कर लीजिए। इसी इरादे से हमने जो है PYQ कराना स्टार्ट कर दिया है BA के सभी सब्जेक्ट के। तो आपको आप लोग परेशान ज़्यादा मत होइएगा, सारा का सारा वीडियो हम अवेलेबल कराएंगे एग्जाम से पहले आपका, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ, दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए समाजशास्त्र तृतीय वर्ष का हम लोग जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी आंसर पॉइंट वाइज होंगे वो सारा डिनोट करेंगे। अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं एग्जाम में, तो उसको और बेहतर से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा, लेकिन हमने एक सटीक आंसर यहाँ पे तैयार किया है, उसको आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिया है, समाजशास्त्र के उदय पर प्रकाश डालिए। क्या पूछा है? समाजशास्त्र के उदय पर प्रकाश डालिए। समाजशास्त्र के उदय पर प्रकाश डालिए। इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। उदय और कारण पूछा है। ठीक है, इसका उदय और कारण पूछा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020, 21 और 23 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। मोस्टली आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, DDU और यूपी की आल यूनिवर्सिटी में जो पूछे जाते हैं सब मैच करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन उसको इंक्लूड कर रखा है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और DDU के भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट हर जगह पूछे जाते हैं। तो और भी लोग अगर जुड़े हों तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशियोलॉजी शब्द की रचना अगस्त काम्ट ने 1839 में की। सोशियोलॉजी शब्द की संरचना जो थी समाजशास्त्र की, अगस्त काम्ट ने कब की थी? 1839 में की। ठीक है, यह एकदम सटीक आंसर मिलेगा। यहाँ पे एकदम सटीक आंसर मिलेगा, देख सकते हैं आप, इसको समझ सकते हैं और नोट डाउन करना हो तो कर भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। जितना बेहतर प्रिपरेशन रहेगा उतना ही बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो प्रिपरेशन ज़्यादा तेज होगा। यह आधुनिक समाज के परिवर्तन, संरचना और संबंधों को समझने वाला विज्ञान है। यह क्या होता है? जो समाज है उसको समझने, उसकी संरचना कैसी है, उसके संबंधों को जानने वाला है क्या है? विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र जो है विज्ञान है। इसका उदय 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। इसका जो उदय हुआ था, कब हुआ था? 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में इसका क्या जन्म हुआ था। ठीक है, यूरोप में हुआ था, जिसका उदय माना जाता है 18वीं से 19वीं शताब्दी में। अगस्त काम्ट की तस्वीर है, ये इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। हमने इमेज इसलिए लगा के रखा है कि हम लोग फोटो भी देख सकते हैं उनका। चलिए आगे देखते हैं इन क्या है क्वेश्चन में। समाजशास्त्र के उदय के प्रमुख कारण, मतलब मेन काजेज ऑफ, ठीक है, इसके समाजशास्त्र कौन कौन से हैं? ठीक है, समाजशास्त्र के उदय के प्रमुख कारण ये कौन कौन से हैं? औद्योगिक क्रांति पहला क्या है? सबसे पहला देखेंगे क्या है? औद्योगिक क्रांति, जो हमारा क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसमें क्या था? उत्पादन को लेके श्रम, ठीक है, श्रम और जीवन शैली में भारी परिवर्तन। क्या हुआ? उत्पादन, श्रम और जीवन शैली में भारी परिवर्तन आया। इसके प्रमुख कारण जो थे, और ग्राम व्यवस्था टूटना और शहरीकरण का विकास, ग्राम व्यवस्था को तोड़ना और शहरीकरण का विकास, ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्या है? फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, ये समाजशास्त्र के उदय के प्रमुख कारण दिख रहे हैं। जो उदय हुआ, क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे? ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसको बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यह क्या है? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी और समानता, आज़ादी और समानता, बंधुत्व के विचार। ये क्या थे? ये तीनों पॉइंट थे। स्वतंत्रता चाहिए था, समानता, बंधुत्व के विचार।
ठीक है, लोगों को आज़ादी चाहिए था और समानता इक्वलिटी चाहिए था, ठीक है, और भाईचारे का विचार चाहिए था। सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का विकास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा फ्रांस की क्रांति का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ तस्वीर जो कि 1789 की बात है, ठीक है। और ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। चलिए कुछ तस्वीर हमने लगा के रखा है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है इसको, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तस्वीर के साथ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास हमने यही किया है कि आपका ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन बन सके। अन्य प्रमुख कारण क्या होंगे, अदर इंपॉर्टेंट काजेस क्या होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के प्रयोग से प्रेरणा मिला। इन सभी से क्या मिला, प्रेरणा मिला। कौन किससे, गैलीलियो से, न्यूटन से, डार्विन से, इन वैज्ञानिकों से प्रेरणा मिला। समाज का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से करने का प्रयास, जो समाज का अध्ययन करना था वो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयास किया। देखिए इसमें पॉइंट वाइज हमने नोट किया है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो वो चीज़ें कर सकते हैं। पूंजीवाद एवं वर्ग संघर्ष, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में संघर्ष था। जो पूंजीपति थे और श्रमिक थे उन्हें क्या था, एक संघर्ष था। पूंजीपति और श्रमिक, श्रमिक मतलब काम करने वाले और पूंजीपति मतलब जो पूंजीपति होते थे। जैसे कहें कि उस टाइम पे पूंजीपतियों को सिर्फ पढ़ाया जाता था, बाकी किसी को नहीं पढ़ाया जाता था, पढ़ने में आज़ादी नहीं मिलती थी। श्रमिकों को कोई मतलब इन लोगों को दूर रखा जाता था, पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा दूर रखा जाता था, ये सब कहते हैं। तो इसलिए क्या था, संघर्ष था। सामाजिक असमानता थी, क्या थी, सामाजिक असमानता थी। इन श्रमिक और पूंजीपतियों में क्या थी, एक सामाजिक असमानता थी, उनको समानता नहीं मिलता था। परिवर्तन का अध्ययन हुआ, ये भी क्या हुआ, परिवर्तन का अध्ययन। नगरीकरण और जनसंख्या वृद्धि, शहरों की समस्याएं अपराध, गरीबी और बेरोजगारी थी। क्या थी, शहरों की समस्याएं क्या थी, अपराध ज़्यादा होते थे, गरीबी ज़्यादा थी, बेरोजगारी ज़्यादा थी। नई सामाजिक समस्याओं को समझने की आवश्यकता थी, नई जो सामाजिक समस्या थी उसको समझने की क्या थी, आवश्यकता थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे देखेंगे ध्यान से हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, समाजशास्त्र के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन थे, प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, जिसको बोलते हैं मेजर थिंकर्स। मेजर थिंकर्स, देखिए विचार कौन थे, ये जो विचारक हैं, और योगदान इनका क्या रहा, समाजशास्त्र पे योगदान क्या रहा। अगस्त काम्टे की बात करें तो पहला अगस्त काम्टे की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र के जनक, सामाजिक स्थिरता और परिवर्तन का अध्ययन किया। इन्होंने समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और सामाजिक स्थिरता और परिवर्तन का अध्ययन किया। ठीक है, अगला है हर्बर्ट स्पेंसर, समाज को जैविक दृष्टि से देखा। इन्होंने क्या किया, समाज को जैविक दृष्टि से देखा। कार्ल मार्क्स की बात करें, इन्होंने वर्ग संघर्ष और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष, जो वर्ग था, जो मतलब इनका वर्ग था, जैसे पूंजीपति, श्रमिक, ये सब वर्ग थे, उनका वर्ग संघर्ष और उनके बीच आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका अध्ययन किया। एमिल दुर्खाइम, अगले कौन है, एमिल दुर्खाइम। इन्होंने सामाजिक एकता और सामाजिक तथ्य का विश्लेषण किया। इन्होंने क्या किया, सामाजिक एकता मतलब इनके बीच एकता कैसी आएगी, और सामाजिक तथ्य का विश्लेषण किया। इन्होंने सामाजिक तथ्य का विश्लेषण किया। अगले हैं मैक्स वेबर, कौन है, मैक्स वेबर। इन्होंने सामाजिक क्रिया और अर्थ की व्याख्या की। इन्होंने सामाजिक क्रिया, जो समाज में क्रियाएं होती हैं उनकी और अर्थ की व्याख्या की। तो ये रहा, कुछ प्रवर्तक रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन अभी चल रहा है। ठीक है, समाजशास्त्र का उदय समाज में हुए गहरे परिवर्तनों का परिणाम है। क्या है, गहरे परिवर्तनों का परिणाम है। औद्योगिक एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामाजिक अध्ययन की नई दिशा दी। क्या दी, नई दिशा दी। आज समाजशास्त्र मानव समाज को समझने और सुधारने का एक वैज्ञानिक माध्यम बन चुका है। इस जो समाजशास्त्र है आज लोगों को सुधारने का और एक दूसरे को समझने का, इसको क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक माध्यम बन गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा, क्योंकि उनका भी एग्जाम आने वाला है, उनका भी एग्जाम जो है थोड़ा बेस्ट हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमने डिनोट कर रखा है कब कब पूछा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। यहाँ पे देखिए 2020, 21 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ज्ञानोदय समाजशास्त्र के संदर्भ, क्या लिखा है, ज्ञानोदय समाजशास्त्र के संदर्भ में बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकास की विवेचना कीजिए। देखिए इसमें सभी करनी है, किसी करनी है, बौद्धिक की करनी है, सामाजिक की करनी है और आर्थिक। ठीक है, आर्थिक
राजनीतिक शक्तियों की विकास की विवेचना कीजिए। हमको सभी शक्तियों की विवेचना करना है एक किनारे से। तो हम क्या देखेंगे, उत्तर में लिखते हैं 17वीं और 18वीं, किसमें 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में ज्ञानोदय का एक नया युग आरंभ हुआ। यूरोप में क्या हुआ, एक नया युग आरंभ हुआ। इस साल में मानव जीवन के हर क्षेत्र, इस काल में क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है इस काल में मानव जीवन के हर क्षेत्र, मतलब सभी क्षेत्र जो चारों तरफा क्षेत्र माना जाए, क्या माना जाए, विज्ञान माना गया, समाज, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, ठीक है, में तीव्र परिवर्तन हुए। इनमें क्या हुआ, तीव्र परिवर्तन हुआ। यह जो टाइम था, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुआ। ज्ञानोदय ने मानव बुद्धि, कौन सा, मानव बुद्धि, तर्क, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। किसका महत्व दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया। ज्ञानोदय ने मानव बुद्धि, तर्क, स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। यही वह काल था जिसने समाजशास्त्र के उदय की नींव रखी। यही जो समय था उसने समाजशास्त्र की क्या रखी, नींव रखी। अगर मुख्य विचार की बात करें, देखिए मुख्य विचार क्या लिखा है, ज्ञानोदय ने पुराने धार्मिक और रूढ़िवादी विचारों को तोड़कर समाज के वैज्ञानिक और आगे क्या लिखा हुआ, वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा बदल दी। क्या कर दी, दिशा बदल दी, ठीक है। इसने क्या कर दी, अध्ययन की दिशा दी। इसको क्या किया, ज्ञानोदय ने एक नई दिशा दी। किसको नई दिशा दी, धार्मिक रूढ़िवादी विचारों को तोड़कर, जो धार्मिक और रूढ़िवादी थे उनके विचारों को तोड़कर समाज की वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा दी। एक वैज्ञानिक अध्ययन की जो दिशा होती है उसको दी। किसने दी, ज्ञानोदय ने पुराने धार्मिक विचारों को तोड़कर नए विचारों को एक दिशा दी। आगे देखते हैं बौद्धिक शक्तियों का विकास। जो हम बात की हैं पिछले क्वेश्चन में, सबके विकास की बात करेंगे तो सबके विकास में बौद्धिक शक्तियों का विकास, ठीक है। बौद्धिक शक्तियों के विकास में हम देखेंगे क्या है, ज्ञानोदय काल, ध्यान से देखेंगे। ज्ञानोदय काल में तर्क और विज्ञान को प्रमुख स्थान मिला। ज्ञानोदय काल में, जो ज्ञानोदय काल था, जो ज्ञानोदय का समय था, उस टाइम पे तर्क और विज्ञान को प्रमुख स्थान मिला, पहला स्थान दिया गया, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और बेहतर माना गया। फ्रांसीसी बेकन, रेने देकार्त, न्यूटन और लाक जैसे चिंतकों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन किया। और इन सभी वैज्ञानिकों ने, कौन से, रेने देकार्त पहले वैज्ञानिक थे, रेने देकार्त, न्यूटन और लाक, ये सब चिंतक थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या दिया, प्रोत्साहन दिया, मतलब उनको इनकरेज किया, मतलब उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऑगस्ट काम्ट की बात करें, ऑगस्ट काम्ट ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने की बात की। इन्होंने ही क्या किया, इसको वैज्ञानिक विधि से, समाज का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने की बात की। इस बौद्धिक आंदोलन ने समाजशास्त्र को तर्कसंगत और अनुभवजन्य अध्ययन की दिशा दी। इसने क्या दी, एक अच्छी दिशा दी। आगे देखते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो बौद्धिक क्रांति ने समाजशास्त्र को विचार और तर्क पर आधारित विज्ञान के रूप में विकसित किया। किसके रूप में किया, विचार और तर्क पर आधारित विज्ञान के रूप में इसको विकसित किया, बौद्धिक क्रांति, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक शक्तियों का विकास। सामाजिक शक्तियों का विकास देखते हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप के समाज में गहरे परिवर्तन हुए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 18 से 19वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप में गहरे परिवर्तन हुए, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण ने पारंपरिक सामाजिक के ढांचों को बदल दिया। जो औद्योगिकरण था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, और शहरीकरण, ठीक है, अर्बन मतलब शहर का विकसित होना, ठीक है। एक था सामाजिक ढांचे को बदल दिया। इसने क्या किया, सामाजिक ढांचे को बदल दिया। परिवार, समुदाय और धर्म की भूमिका कम हुई तथा व्यक्तिवाद बढ़ा। परिवार, समुदाय और धर्म की भूमिका कम हुई तथा व्यक्तिवाद बढ़ा। वर्ग विभाजन और श्रमिक समस्याएं बढ़ी। इसमें क्या हुआ, वर्ग विभाजन और श्रमिक की जो काम करता थे उनकी क्या हो गई, समस्याएं बड़ी हो गई। इन परिवर्तनों को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता ने समाजशास्त्र को जन्म दिया। इन परिवर्तनों को समझने, ये जो परिवर्तन हो रहा था इनको समझने, नियंत्रित करने की आवश्यकता ने समाजशास्त्र को जन्म दिया। समाजशास्त्र को क्या दिया,
जन्म दिया। मतलब इन्हीं सब परिवर्तनों से, इन्हीं सब दिक्कतों से क्या हुआ, समाजशास्त्र का जन्म हुआ। निष्कर्ष की बात करें तो सामाजिक असंतुलन और परिवर्तन ने समाजशास्त्र को समाज विश्लेषण का नया औजार बना। जो समाज में असंतुलन हुआ, जो समाज में समस्याएं आए, उन्हीं सबको समझने के लिए एक समाजशास्त्र का जन्म हुआ कि मतलब समाज में कैसे रहा जाए, समाज में कैसे काम किया जाए, या फिर सभी के साथ व्यवहार क्या किया जाए। हम समाज में क्या करते हैं, समाज में किस तरह से रहते हैं, हमारा रहन सहन, हमारी बाकी व्यवस्थाएं, हमारा घर परिवार, हमारे गांव के लोग, हमारे देश के लोग, हमारे शहर के लोग, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे रहना है, कैसे जीना, इसी सब से क्या हुआ, एक समाज का जन्म हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा बदलाव होना चाहिए, कैसे किसके साथ रहना चाहिए, ये सारी समस्या होती कि समाजशास्त्र की, समाज की। तो अगला देखते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की बात करें, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पूंजीवाद का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। जैसे इंडस्ट्री बैठने लगी तो मालिक कौन होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो इंडस्ट्री लगाएगा वही तो मालिक होगा। तो पूंजीवाद को क्या मिला, बढ़ावा मिला, जन्म हुआ। उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण स्थापित हुआ और समाज वर्गों में बंट गया। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्री लगेगा तो कुछ लोगों का क्या होगा, ज़्यादा अधिकार बन जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, समाज कई वर्गों में बढ़ता चला गया। ठीक है, पूंजीपति, पहला पूंजीपति हो गया जो कैपिटलिस्ट थे। ठीक है, दूसरा श्रमिक हो गया, वर्किंग क्लासेस, जो वर्क मतलब काम करने वाली क्लासेस थी। जैसे इंडस्ट्री लगेगा तो उसमें एक ही मालिक होगा ना, एक मालिक होगा, बाकी सब काम करता होंगे, कार्यकर्ता होंगे। तो जिसकी कंपनी रहेगी वह क्या होगा, पूंजीपति होगा, मालिक होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ओनर वही होगा। तो यह क्या हुआ, वर्गों में बंट गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया। धन, श्रम और उत्पादन के नए संबंधों को समाजशास्त्र को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। इन्होंने क्या किया, धन, श्रम और उत्पादन के नए संबंधों ने समाजशास्त्र को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया, और इसको क्या किया, आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित किया। अब आगे देखते हैं, निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, आर्थिक शक्तियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक असमानता और वर्ग संरचना में समझने का उपकरण बनाया। इन्होंने क्या किया, एक उपकरण बनाया। ठीक है, आर्थिक स्थितियों ने। आगे देखें, राजनीतिक शक्तियों का विकास। राजनीतिक शक्तियों का विकास कैसे हुआ, जैसे राष्ट्र की राजनीति जो है राजनीति शक्तियां हैं, जो लोग राजनीति करते हैं, उनका विकास कैसे हुआ। जैसे फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को जन्म दिया। राजतंत्र और सामंती व्यवस्था के पतन के साथ साथ लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का स्थापना हुआ। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की स्थापना हुई। राजनीतिक परिवर्तन ने समाज में नई संस्थाओं जैसे संसद दल, संविधान को जन्म दिया। इन सभी को जन्म दिया। जैसे जैसे नीड बढ़ती गई वैसे वैसे चीज़ें हमारी बनती गई, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे चीज़ें बनती गई। इन परिवर्तनों ने समाजशास्त्र को शक्ति, शासन और सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन की दिशा दी। इन परिवर्तनों ने क्या दिया, समाजशास्त्र को शक्ति, शासन और सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन की दिशा दी। इन्हीं सब चीज़ों ने क्या दी, शक्ति, शासन और सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन की दिशा दी। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं तो राजनीतिक क्रांतियों ने समाजशास्त्र को शक्ति संबंधों और शासन व्यवस्था को समझने का आधार प्रदान किया। मतलब आधार प्रदान किया। नीचे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ये वाली नीचे वाली लाइनें, मतलब समाजशास्त्र को समाज में शक्तियों, संबंधों और शासन व्यवस्था को समझने का आधार प्रदान किया। इसने क्या किया, जो हमारी शक्तियाँ थीं, जो हमारे समाज में शक्ति संबंधी और शासन जो व्यवस्था थी, जो व्यवस्थाएँ थी शासन की, उसको समझने का एक आधार बनाया। कौन सी, राजनीतिक क्रांति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे देखते हैं। पूरे का निष्कर्ष देखेंगे, ज्ञानोदय काल में मानव तर्क और अनुभव को समाज अध्ययन का केंद्र बनाया। ठीक है, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने मिलकर समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास की नींव रखी। इस युग ने समाज को एक गतिशील परिवर्तन और अध्ययन योग्य विषय के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो बना रखा है लेकिन समय न रहने की वजह से आज हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं आप सबको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लगा रखे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे हमने ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तस्वीर वगैरह लगा रखा है, पूरा MS के जरिए आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब जरूर अगले पार्ट को हमारे देखिएगा। तो कोशिश करेंगे हम डेली वीडियो अपलोड करने का, ठीक है, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो सके और एग्ज़ाम के पहले आप सभी को सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से PPT तैयार कर रखा है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन आप नोट्स भी बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंडस्ट्री से संबंधित है जैसे, ठीक। तो ये सारा क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में ज़रूर कराऊँगा, तो आप सभी लोग ज़रूर देखते रहिएगा वीडियो को और बाकी शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।